हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम जो है आपके सब इंस्पेक्टर जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है एमसीक्यू करेंगे, जिसमें इंडियन एमसीक्यू और सीजीजीएस का एमसीक्यू कंप्लीट हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे बने, है ना। अभी वर्तमान पैटर्न में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको देखते हुए हम जो है पूरा एनालिसिस करके जो है इस एमसीक्यू सीरीज को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यू कराए हुए हैं और बहुत सारे जो बुक हैं, ठीक है, उसको पूरा अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया हुआ है, तो जिसके कारण बहुत सारे बच्चों को पीएससी प्री में बहुत बेनिफिट हुआ था, है ना। बहुत सारे क्लास का जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, पंचायती राज हो गया, सबका मैराथन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी उपस्थित है। साथ ही इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे क्लासेस देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्री प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा पूरा जीएस का। हर दिन अभी जो है 25 मई से चालू हुआ है, प्रतिदिन जो है उसमें आपके जीएस के लिए जो है फ्री प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। प्रैक्टिस टेस्ट में आप जाएंगे देखेंगे तो इसके अलावा जो है आप डेली करेंट अफेयर को भी अपडेट कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से। साथ ही आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेगा, साथ ही ऑथेंटिक जितने भी बुक है छत्तीसगढ़ का, सभी बुक हमारे ऐप में जल्द उपलब्ध होंगे। अभी 4-5 बुक अवेलेबल करा दिया गया है, धीरे धीरे जो है वो अपडेट होता है, हर दिन आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है ना, मेरे से पढ़कर अगर कुछ बेनिफिट होता है, अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप वहां से कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। ये रहा मेरे ऐप के बारे में जानकारी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पहली बार आए हैं, इसीलिए ये सब जानकारी मैं दे रहा हूँ, है ना। जो जानते हैं, जो मेरा ऐप डाउनलोड किए हैं लगभग 1500-1600 बच्चे, उनको तो मालूम है कि एक में क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाँ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, खासकर पीएससी के लिए। और आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है पीएससी लेगा, तो पीएससी का लेवल को देखते हुए आप जो तैयारी करिएगा, मैं जो है सब इंस्पेक्टर का पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूँ। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप यकीन मानिए। आप वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ कम से कम एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को, जिला विकास अभिकरण को, जिला नगरीय विकास अभिकरण को, जिला ग्रामीण कल्याण अभिकरण को। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद जो है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जो है क्या कर दिया गया है? विलीन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के विधि में क्या सही है? इसे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसे अन्य विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो आप जानते हैं इसमें दोनों सही हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय में के विधि के लिए जो सही है, इसे मौलिक अधिकारों के लिए जो है संरक्षण के लिए लेख जारी करने का अधिकार होता है, साथ ही अन्य विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी लेख जारी करने का अधिकार होता है। इसलिए जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत के स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कृषि और शिक्षा समिति के सदस्य जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, नहीं भाई। विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है, किन्हीं 3 समितियों का सदस्य हो सकता है? नहीं, केवल 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, तो ये भी गलत है। मतलब 1 और 2 सही है, तो बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? ये आरटीओ के एग्जाम में पूछा गया था। 17 दिसंबर 1797 ईस्वी को, 17 दिसंबर 1787 ईस्वी को, 7 दिसंबर 1797 ईस्वी को, 7 दिसंबर
1787 ईस्वी को। तो छत्तीसगढ़ शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1787 को। आप जानते हैं 1755 56 के आसपास या 57 से याद रख सकते हैं, और 1757 से 87 तक ऐसे याद रख सकते हैं इनको। एक्चुअल में 58 से स्टार्ट होता है, 87 तक याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, बिंबाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, दो ऐसे शासक हैं जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए। वेंकोजी भोसले आप जानते हैं वो जो है आपका सूबा शासन लेके आते हैं। ठीक है, उसमें एक सूबेदार होता है विठ्ठलराव दिनकर। विठ्ठलराव दिनकर जो है परगना पद्धति लेके आते हैं। तो पहले कितने परगनों का निर्माण करते हैं, बाद में कितने परगने होते हैं, उसको भी याद आपको रखना पड़ेगा। जैसे परगना अगर बात करें तो 27 परगना, फिर 8 परगना, फिर 9 परगना, फिर जब अंग्रेज आए थे, जब मराठा पूना मराठा और अंग्रेज के बीच का जो काल होता है, उसमें जो है 12 परगने देखने को आपको मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो है परगने के मुखिया को क्या कहा जाता है, फिर परगने की मुखिया को बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्हीं को क्या कहा गया, नायब तहसीलदार कहा गया। ये सब बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत डिटेल में आप अगर अध्ययन करते हैं तो एक लय में आपको पूरा याद आना चाहिए, एक लय में। अगर आप बिंबाजी भोसले का नाम सुनते हैं या वेंको जी भोसले का नाम सुनते हैं, तो वेंको जी जैसे ही बोले जाए तो पूरा उसके कहानी, उसके सूबेदार, उसके जो परगना पद्धति है, परगना पद्धति में क्या-क्या चलता था, वो सब चीज़ एक साथ आपको याद होना चाहिए। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा दी थी राघवानंद, रामानंद, धर्मदास, गरीबदास। तो रामानंद ने जो है 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की जो है शिक्षा दी थी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है एकदम लेटेस्ट होते हैं और आपको मालूम नहीं होता ये कहाँ से आया। ठीक है, और इसको आप बार-बार प्रैक्टिस भी नहीं करते। मुझे मालूम है ऐसे प्रश्नों को बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये आरटीओ का ही क्वेश्चन है, ये आरटीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने कपटी मुनि नाटक की रचना की थी? अन्नत राम पांडे, पुरुषोत्तम पांडे, पंडित मालिक राम त्रिवेदी, रामाराव चिंचोलकर। तो छत्तीसगढ़ के कपटी मुनि नाटक के रचनाकार है अनंत राम पांडे। अनंत राम जो है पांडे, ठीक है, या अन्नत राम पांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाटकों का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था? मराठा में, मुगल में, अंग्रेज, चालुक्य। तो आप जानते हैं गम्मत और नाचा जैसे लोक नाटकों का प्रारंभ जो है मराठा काल में देखने को मिलेगा, और किसके समय में? तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किसके समय में ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसका आंसर अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे मालूम होगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। तो मराठा काल में तो होता है, लेकिन किसके समय से जो है गम्मत और नाचा जैसे लोक नाटकों का जो है प्रारंभ होता है? कौन शासक थे ऐसे जिनके काल में ये होता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नाटकों के किस प्रारूप में विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती? गम्मत, नाचा, उपरोक्त ए और बी दोनों में, उपरोक्त ए और बी दोनों में नहीं। ठीक है, तो आप अगर गांव एरिया में रहते हैं तो आपको मालूम होगा आपके एरिया में कभी न कभी नाचा गम्मत हुआ होगा। तो उसमें जो जोक्कड़ का जो विदूषक की भूमिका रहती है, जोक्कड़ का, वो आपको हंसाने का काम करते हैं। ठीक है, वो गम्मत में भी होता है और नाचा में भी होता है, ए में भी होता है और बी में, मतलब उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों जो है सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, दोनों में होता है। आगे बढ़ते हैं। सिहावा जिला धमतरी में श्रृंगी ऋषि का मेला कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा, मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा। तो आप जानते हैं सिहावा जिला धमतरी में श्रृंगी मेला का आयोजन जो है माघ पूर्णिमा को किया जाता है। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन जो है किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा आप जानते हैं, है ना, कार्तिक पूर्णिमा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैत पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति आप जानते हैं 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी, हाँ। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। रीलो-पाटा किस जनजाति से संबंधित है? तो रीलो-पाटा जो है मुरिया, बंजारा, दंडामी माड़िया, गोंड जनजाति। तो रीलो-पाटा का संबंध जो है आपको दंडामी माड़िया जनजाति से देखने को मिलेगा। ठीक है, दंडामी माड़िया जनजाति से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? रायपुरिया देवार, बंजारा, अहीर और बसदेवा। तो हरबोला आप जानते हैं जो बसदेवा आते हैं, ठीक है, उनको जो है क्या कहा जाता है? हरबोला कहा जाता है। बसदेवा गीत गाते हैं आप जानते हैं, ठीक है, जय गंगान वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो बहुत चल रहा है। राम ददरिया वगैरह आप सुने होंगे इसमें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ददरिया क्या है? ददरिया क्या है? प्रेम लोक गाथा, गाथा गायन, प्रेम गीत, लोक गाथा गायन। तो ददरिया जो है एक प्रेम गीत है, ध्यान रखिएगा, है ना, लव सॉन्ग है, प्रेम गीत है ददरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छुरी पहाड़ी किस दिशा छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? जसपुर, आप जानते हैं इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जसपुर, इसको 2 बार पूछा गया है जसपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जसपुर में स्थित है महादेव पहाड़, ठीक है। ये किस दिशा में स्थित है? तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी के उत्तर दिशा में ये स्थित है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलापल्ली का पत्थर या पहाड़ किस तहसील में स्थित है? गोलापल्ली, है ना, आप इसको पढ़े होंगे, बीजापुर, कोंटा, सुकमा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो गोलापल्ली का पत्थर किस तहसील में स्थित है? तो कोंटा तहसील में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। गोलापल्ली, आवापल्ली, नड्डापल्ली, ये सब 3 पल्ली पल्ली पहाड़ हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, आवापल्ली, नड्डापल्ली, गोलापल्ली, तीनों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चंवर ढाल क्या है? तो चंवर ढाल नाम सुनते ही आपको रायगढ़ के याद आना चाहिए, रायगढ़, ठीक है, रायगढ़, इससे रिलेटेड आपको समझ आ जाएगा, रायगढ़। रायगढ़ वाले क्षेत्र में चंवर ढाल की पहाड़ियां है, ये पर्वतों की एक श्रृंखला है। क्या है? पर्वतों की एक श्रृंखला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पहाड़ है, एक श्रृंखला बना हुआ है जिसको चंवर ढाल की पहाड़ी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। महानदी के उत्तर भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, देखो इधर से इधर की ओर जमाना है, इधर से इधर, पूर्व से पश्चिम की ओर, अच्छा, हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है, ठीक है। इधर पश्चिम में पाकिस्तान ऐसे करके, हाँ ठीक है, चलिए पूर्व से पश्चिम इस ओर में जमाना है। केलो बोराई मांड हसदेव, केलो मांड बोराई हसदेव, बोराई, केलो हसदेव मांड, केलो हसदेव मांड बोराई। इसको याद रखने का तरीका मैं अपना ट्रिक बनाया हुआ हूँ, ठीक है, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, मैं अपना ट्रिक, आप अलग अलग ट्रिक से आप बनाकर याद रख सकते हैं। तो उत्तर में, उत्तर से या उत्तर में, उत्तर से शिव जी हंसकर बोले, शिव जी हंसकर बोले, बोले केला तो माई, ठीक है। तो शिव से याद रखें, उत्तर से शिवनाथ नदी, ठीक है, हसदेव नदी, ठीक है, और बोरई नदी, केलो नदी और मांड नदी, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो हसदेव, देखो यहाँ से शिवनाथ, हसदेव, बोरई, केलो और मांड, ठीक है। तो अगर क्रम जमाएंगे तो देखो, सबसे पहले देखो ये हसदेव नदी, है ना, हसदेव नदी, उसके बाद आपका आएगा बोरई नदी, फिर मांड, है ना, फिर मांड नदी, फिर केलो नदी, ठीक है। तो ये उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हसदेव नदी, है ना, सबसे पहले हसदेव नदी, फिर बोरई नदी, ठीक है, फिर मांड नदी, फिर जो है आपका हो जाएगा केलो नदी, फिर मांड नदी, ठीक है। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है उत्तर से मिलने वाली नदी है, वैसे ही दक्षिण से मिलने वाली नदी करके आप याद रख सकते हैं। तो याद रखने का ये तरीका है, अपना अलग अलग ट्रिक हो सकता है, लेकिन इसको पूर्व से पश्चिम में जमाना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हसदेव में मिलने वाली सबसे लंबी नदी की सहायक नदी कौन है? हसदेव में मिलने वाली सबसे लंबी नदी की सहायक नदी कौन से है? तो गेज नदी है गेज नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? ये 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, अभी शायद हाल ही में और किसी एग्जाम में आया था ये, ठीक है। तो रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? तो शिवनाथ नदी को, ध्यान रखेंगे, रायगढ़ बोला है तो आप केलो नदी नहीं लगा के आएंगे, ठीक है, नहीं तो वही गलती होगा, केलो नदी या महानदी ऐसा करके, तो इसमें ध्यान रखेंगे शिवनाथ नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं या कहा गया है? नर्मदा नदी को, महानदी को, इंद्रावती नदी को और सोन नदी को। तो हिरण्यबाहु आप जानते हैं किसको कहा गया है? सोन नदी को हिरण्यबाहु जो है कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सोन नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, यह किसके शपथ प्रारूप से संबंधित है? अब देखो ये शपथ प्रारूप दिया हुआ है, तो ये राज्यपाल के शपथ प्रारूप से संबंधित है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के शपथ प्रारूप से संबंधित है, राज्य के मंत्री के, राज्य विधानमंडल के सदस्य के।
तो मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति बोल रहा है, लोगों के प्रति, ठीक है, यहां से आप इसको पकड़ सकते हैं, लोगों के प्रति। तो लोगों के प्रति कौन रहेंगे भाई? तो लोगों के प्रति जो है राज्य के मंत्री ध्यान रखेंगे, क्या? राज्य के मंत्री, और विधि के अनुसार जो है न्याय करूंगा, तो राज्य के मंत्री ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है ना? देखो, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर? नहीं भाई, राज्यपाल को नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग को, केवल राज्य निर्वाचन आयोग को? ऐसा भी नहीं है। राज्य सरकार को? नहीं, केवल राज्य सरकार को भी नहीं है, क्योंकि निर्वाचन संबंधित बात हो रही, तो कहीं ना कहीं इसका काम निर्वाचन आयोग का तो इसमें होना जरूरी है, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श करके ही बनाएगा नियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो तो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? इसके अलावा देखो, ये तो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसमें अभी जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हुए, ठीक है, जितने भी विधानसभा अभी तक, टोटल 6 विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष का नाम टोटल 6, उपाध्यक्ष का नाम, उपाध्यक्ष का नाम, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का नाम, कौन कौन प्रोटेम स्पीकर हुए हैं, प्रोटेम स्पीकर का नाम, ठीक है, स्पीकर का नाम, प्रोटेम स्पीकर का नाम, और नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष का नाम, ठीक है, प्रतिपक्ष का नाम। इतना नाम आपको याद होना चाहिए, 6 होंगे आपको, है ना, ज्यादा नहीं है, 6 24 25 30 नाम होंगे, तो आप कई बार तो वही वही नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतना चीज आपको कम से कम अपने नोटबुक में आप अभी से लिख ले। आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं और एमसीक्यू अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर इन सबको भी लिख ले, साथ ही साथ आप जो है एक नोटबुक ले ले और उसको लिख ले, क्योंकि मैं जितना पढ़ाऊं उतना अगर आप करके भी जाते हैं, तो मेरा अनुभव कहता है आप डेफिनेटली आपका सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो है क्रैक हो सकता है, यह बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो रहेगा नहीं, 3 नंबर का रहता है। और जो जो क्वेश्चन मैं अभी तक अनुभव किया हूँ, ठीक है, और लगा है मेरे को व्यापम में, वैसा प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना रहता है, क्योंकि पेपर का एनालिसिस से आपको ट्रेंड समझ आता है, ठीक है। तो अभी मैं पीवाईक्यू कराया था मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आपको, जो जो मैं बताया था कि इसको आप याद कर लीजिएगा, आप इसको रट लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है, अगर जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनका जीएस अच्छा नहीं है, तो वो अभी से जो है इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया, इतना चीज तो आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रश्न देखते हैं, यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं तो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, इसको बताना है ना। अगर अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो बैठक अगर करना है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा नामांकित एक सदस्य जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए। सदन का एक वरिष्ठ सदस्य, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुशंसित एक सदस्य, ठीक है। ये चीज को अगर आप भारतीय संविधान की बात करें, ठीक है, तो भारतीय संविधान में एक चीज पढ़े होंगे, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है ऐसा क्रम एक बना के रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी एक समझिएगा, तो अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं, तो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यपाल द्वारा नामांकित एक सदस्य जो है करेगा, मतलब राज्यपाल किसी एक सदस्य को नामांकित करेगा कि आप जो है अध्यक्षता करिए, तो वो व्यक्ति जो है अध्यक्षता करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी जिले की जनसंख्या 25 लाख है तो जिला पंचायत के कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? तो आप जानते हैं 50 लाख की जनसंख्या, ठीक है, 50 लाख की जनसंख्या में जो है क्या किया जाता है, जिला पंचायत का गठन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जिला निर्वाचन क्षेत्र में 50,000 की जनसंख्या होना चाहिए मिनिमम, ऐसा नियम कहता है, ठीक है। 50,000 की जनसंख्या पे एक निर्वाचन क्षेत्र बनेगा। कितना निर्वाचन क्षेत्र बनेगा? तो मिनिमम 10 निर्वाचन क्षेत्र तो होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन मिनिमम वाला ऑप्शन तो है ही नहीं है इसमें। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम जिला पंचायत जो निर्वाचन क्षेत्र है कितना हो सकते हैं? 35। तो देखो 35 है क्या? है, बिल्कुल। तो जिला पंचायत के लिए मिनिमम कितना है? 10 है, और मैक्सिमम 35 है।
सेम उसी प्रकार जनपद पंचायत की अगर बात करें, जनपद की बात करें, तो जनपद में जो है मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 10। मिनिमम कितना होना चाहिए जज, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए 25। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25। ठीक है, जिसको भी पंचायती राज की क्लास करना है, साथ ही छत्तीसगढ़ जीएस पूरा पढ़ना है मेरे से, तो हमारा सामान्य अध्ययन का बैच चल रहा है हमारे ऐप में, वहां से परचेज करके आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। सभी चीज को मैं एक एक चीज को लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, आपको एकदम नोट्स ऐसा बनेगा कि आपको दोबारा और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहां से। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप चीजों को एड ऑन कर सकते हैं। जनपद में 10 और 25 है ना, जिला में 10 और कितना है आपका 35, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष नहीं है, तो कौन करेगा बैठकों की अध्यक्षता? यहाँ राज्यपाल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है पंचायती राज का है। तो एक वरिष्ठ सदस्य, निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित किए गए एक सदस्य, कलेक्टर द्वारा मनोनीत सदस्य, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य। तो ध्यान रखिएगा, अगर अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक है, तो जितने पार्षद है जो निर्वाचित होके आए हैं लोगों द्वारा, वो सभी पार्षद किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। ठीक है, तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसलिंग कब भंग की गई थी? 6 जून 1930 को, 12 जून 1930 को, 15 अप्रैल 1930 को, 29 मई 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल जो भंग की गई थी, वो उसका डेट है 12 जून 1930 को जो है इसको भंग की गई थी। आगे बढ़ते हैं। पुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? ठीक है, तो इसमें कुरुषपाल अभिलेख का जहां उल्लेख होगा, ठीक है, कुरुषपाल अभिलेख, तो सीधा सा आपको याद होना चाहिए सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम, कुरुषपाल का संबंध जो है सोमेश्वर देव प्रथम के साथ है। ठीक है, इसके अलावा आपको पोड़ागढ़ अभिलेख याद रखना है, पोड़ागढ़, पोड़ागढ़। ठीक है, पोड़ागढ़ जो है इसको भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पोड़ागढ़ को। ठीक है, इसके अलावा जो है रिद्धिपुर ताम्रपत्र याद रखेंगे आप जो है, ठीक है, रिद्धिपुर, रिद्धिपुर याद रखेंगे। इसके अलावा जो है आप किरारी का कास्ट स्तंभ याद रखेंगे, किरारी का कास्ट स्तंभ, शक्ति जिला, पहले जांजगीर जिला आता था, अब शक्ति जिला, किरारी का कास्ट स्तंभ, इसमें किन किन पदों का उल्लेख है उसको भी ध्यान रखना है, अभी कौन सा संग्रहालय में है इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है, कब ये मिला था, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो पोड़ागढ़, रिद्धिपुर को ध्यान रखिएगा, किरारी कास्ट स्तंभ और पुरुषपाल अभिलेख का संबंध। ये 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जहां से अगर अभिलेख से या ताम्रपत्र से अगर क्वेश्चन पूछना हो तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही जोड़ी मिलाने का भी पूछा जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन हुआ था? मतलब जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ के जो नरेश थे उस समय, ठीक है, तो कौन से सामंती नरेश का जो है निर्वाचन हुआ था? ठीक है, सदस्य के रूप में, तो रघुराज सिंह, इसको आप पढ़े होंगे, किसका हुआ था? रघुराज सिंह का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुराज सिंह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये दोनों का नाम तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, ये तो राजा हुए नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों में आप फंस सकते थे, किशोरी मोहन त्रिपाठी और रघुराज सिंह अगर तुक्का भी लगाते, ठीक है, तो 50-50 चांस था। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप जो है तुक्का भी लगा सकते हैं, बट अगर नहीं पढ़े हैं तो कोशिश कीजिएगा एक बार कम से कम ऐसे एमसीक्यू, जितना एमसीक्यू आप देख सकते हैं जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख का किस संग्रहालय में संरक्षित है? ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? नागपुर संग्रहालय में जो है ये संरक्षित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? नागपुर संग्रहालय में। रायपुर टिक लगा के आप आ सकते थे, लेकिन ये कहाँ संरक्षित है? नागपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूटा कटाई तिहार का संबंध है ताल बीज संग्रहण से, लाख संग्रहण से, तेंदुपत्ता संग्रहण से, महुआ संग्रहण से। ठीक है, तो बूटा कटाई तिहार का जो संबंध है वो है तेंदुपत्ता संग्रहण से। किससे है? तेंदुपत्ता संग्रहण से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बूटा कटाई तिहार। आगे बढ़ते हैं।
कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? तो इसको सभी जानते हैं, मुकुटधर पांडे जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? मुकुटधर पांडे जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही क्या है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल करता है भाई, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो है उस ब्लॉक के इसी एक क्षेत्र के निर्वाचन का प्रतिनिधित्व करता है, निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, किसी एक क्षेत्र का वो सदस्य रहा होगा, तभी तो सभी सदस्य मिलकर उसको अध्यक्ष बनाए हैं। ठीक है, तो ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल करता है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल चुना जाता है भाई। अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वही तो चुनते हैं। ये बात भी सही है। ठीक है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। दो व्यक्ति का पद एकदम निश्चित है। जनपद पंचायत अध्यक्ष का जो समिति होगा, उस सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होगा। उसी प्रकार जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष हो या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हो, चाहे वो आपका उप सरपंच हो, वो जो है शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात भी एकदम सत्य है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत समिति की स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है नहीं। ठीक है, ये बात सही नहीं है, तो 1 2 3 जो है सही है। ठीक है, सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, कहाँ से क्या मिलता है आपको बहुत अच्छे से इसको मिलाना है। ठीक है, तो आप जानते हैं, देखो आपको कडप्पा से क्या मिलेगा? चूना पत्थर। ठीक है, कडप्पा से क्या मिलेगा? चूना पत्थर मिलेगा। देखो सी का थर्ड, सी का थर्ड, देखो सी का थर्ड यहाँ दिख रहा है, सी का थर्ड। और कहीं दिख रहा है क्या? सी का थर्ड, एक मिनट। अच्छा, सी का फोर्थ है जी, सी का फोर्थ। अच्छा, सी का फोर्थ है ये, मैं थर्ड बोल रहा था, सी का फोर्थ। और है क्या फोर्थ? नहीं है। तो ये यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे बना भी सकते थे। ठीक है, इसको तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है? आर्कियन हो गया, तो आर्कियन में ठीक है, और ट्रैप डक्कन ट्रैप से तो बक्साइट हो जाएगा। ठीक है, डक्कन ट्रैप से क्या होगा? बक्साइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का टू हो जाएगा आर्कियन से तीन, बी का और बी का टू, हाँ बी का टू आर्कियन से जो है नीस हो जाएगा और धारवाड़ से टीम। ठीक है, इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को जो है पहले देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो है समय मैच नहीं कर रहा है, जो सिंगल है उसको पकड़िए और उसको मिलाने की कोशिश पहले कीजिएगा, समय भी बचता है इसमें। सूची 1 और सूची 2 का फिर से मिलान करना है। ठीक है, ल एस्क बॉक्साइट गार्नेट सोना, अब ये नाम दे दिया गया है जगह का, जब तक आप जगह को नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप इसमें फंस सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते ल एस्क का जो है, ठीक है, ल एस्क के बारे में बात करें तो ल एस्क जो है 4 गांव। ठीक है, 4 गांव। ठीक, और बक्साइट की अगर बात करें तो बक्साइट जो है आपका बिशनपुर। ठीक है, किसान किस में आ जाएगा? बिशनपुर में आ जाएगा बक्साइट। सॉरी एक मिनट, ये इसको बिशनपुर है कि एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को इसमें। बक्साइट का आमा बोरा होना चाहिए, है ना? बक्साइट जो है आमा बोरा। ठीक है, गार्नेट की अगर बात करें तो गार्नेट जो है बिशनपुर आना चाहिए, गार्नेट बिशनपुर। और सोना जो है तूता, सोना जो है इस हिसाब से डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन देख के भी मिलाना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन देख के भी उत्तर मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ ए का फोर दिया और किसी में दिया है, तो ये तो मेरे को मालूम था ल एस का जो है 4 गांव। ठीक है, 4 गांव ल एस को, तो यहाँ से आप जो है इसको लगा सकते थे, 4 गांव ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। तमोरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है। अरिमर्दन गिरी इस आंदोलन के डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे, बिल्कुल किए गए थे भाई। ठीक है, और सर्वप्रथम दयावती महिला सत्याग्रहियों के साथ वन में प्रविष्ट हुई, बिल्कुल ये सही बात है। और इसी के द्वारा जो है अंग्रेज अधिकारी को थप्पड़ भी मारा गया था। इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व शंकर राव गनौद वाले तथा यति अतुल्लाल ने किया था, ये भी सही है, मतलब सभी जो है सही है। तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन एगेन्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित टैक्स को सुमेलित करना है। ठीक है, कौन टैक्स क्या क्या है, किसके द्वारा, मतलब कहाँ कहाँ लगाया जाता था, इसको आपको
जानना है, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो सेवाई जो है जुर्माना से प्राप्त रकम है, सेवाई जो है जुर्माना से प्राप्त रकम रकम है। मेकासा जो है आप जानते हैं मेकासा ब्राह्मणों को दान में दिए गए गाँव को मेकासा कहा जाता था, इसको पढ़े भी होंगे अभी, ठीक है? सुबह शासन काल में, ठीक है? उस समय, ठीक है? इगन्यू द्वारा ये सब वर्णित है। तो ब्राह्मणों को दान में दिए गए गाँव को क्या कहा जाता था? मेकासा। महल क्या है? ठीक है, तो याद रखेंगे, महल की बात करें तो ये हो जाएगा खालसा ज़मीन पर टैक्स महल, और पट्टी जो घरों पर लगाया गया कर, घरों पर लगाया गया कर को क्या कहा जाता था? पट्टी, ठीक है? तो ये हो गया आपके 35 प्रश्न। तो टॉप 35 प्रश्न हमने देखे। कल इसी प्रकार और टॉप 50 या 35 क्वेश्चन और देखेंगे। तो डेली जो है एमसीक्यू आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, कोशिश रहेगा आपके लिए कि प्रतिदिन मैं एमसीक्यू उपलब्ध कराऊँ। जितना एमसीक्यू मैं कराऊँ, कम से कम एक रिवीजन आप नोट्स बनाएँ चाहे मत बनाएँ, लेकिन एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपना जो है विश्वास बनाए रखें और जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? क्योंकि हमारे चैनल में आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर होगा, आपको सफलता दिलाने में, ठीक है? तो हमारा ही ध्येय वाक्य है, "कीजिए आप हम एस्पिरेंट के साथ मिलकर जीतेंगे हर लक्ष्य", ठीक है? टुगेदर वी अचीव मोर। तो आप जो हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।